हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार न्यू एज कोचिंग के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं चैप्टर 11 ई फॉर इन्वायरमेंट, उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। तो ये चैप्टर आप लेफ़्ट साइड की स्क्रीन में देख सकते हो, ये आपका चैप्टर है। मैं हर बार ऐसा ही करता हूं कि हमारा लेफ़्ट साइड में क्वेश्चन होता है और राइट साइड में आंसर्स होते हैं, है ना। यहाँ पे आंसर्स हैं। तो मैंने आपको चैप्टर दिखा दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। So here are the questions. So now we will be writing the answers for the same one by one. Okay. So your first question is objective type questions. तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे है? यू हैव टू टिक मार्क द करेक्ट आंसर। जो सही जवाब है उसके सामने में टिक मार्क करने हैं। ओके। तो पहला है द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट आर। दो तरह के वेस्ट क्या क्या होते हैं? तो दो तरह के वेस्ट होते हैं ना, ये वाले, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन टाउन्स एंड सिटीज़ इज़ लुक्ड आफ्टर बाई। तो शहरों में, है ना, शहरों में ये जो वेस्ट का डिस्पोजल, उसको कलेक्ट करना और डिस्पोज ऑफ करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये किसकी होती है? बताओ बताओ, किसकी होती है? तो ये होती है लोकल एजेंसीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये इसमें टिक मार्क करेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का, कचरे को हटाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? सबसे सुरक्षित तरीका इसमें से है लैंडफिल, है ना। कहीं पर कोई बड़ा सा गड्ढा हो, खाली जगह हो, बड़ा सा गड्ढा हो, तो उस जगह को भरने के लिए हम लोग कचरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम लोग कचरे से भी कोई नई चीज़ बना लेते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज रिसाइकलिंग। रिसाइकिल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर शॉर्ट नोट भी एग्जाम में आ सकता है। और ट्रिपल आर आर, ये जो है ना, रीयूज, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल, इस पर भी एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, इन तीनों टर्म पर, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग। ओके। अब फिफ्थ क्वेश्चन है वी मस्ट थ्रो वेस्ट। हमें कचरे को कहाँ फेंकना चाहिए? कहाँ फेंकना चाहिए? इन गार्बेज बिन्स। गार्बेज बिन में अगर हम फेंकेंगे तो वहाँ से म्यूनिसपैलिटी की गाड़ी आएगी कचरे वाली और ले करके चली जाएगी। बिहार की सड़कों पर जब गाड़ियाँ आती हैं ना, ये कचरा बटोरने वाली, तो गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो अब हमें सॉल्व करना है बी सेक्शन। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। यू हैव टू राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। तो मैंने बना करके रखा हुआ है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस, इट इज़ फॉल्स, गलत है। सेकेंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ मोर हार्मफुल देन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये तो ट्रू है, क्योंकि वो डिग्रेड ही नहीं होता ना, वो डिकम्पोज ही नहीं होता, सड़ता नहीं, तो फिर तो बड़ा खतरनाक है। थर्ड, बर्निंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट। जलाने का तरीका जो है वो क्या सबसे बढ़िया तरीका है कचरे को हटाने का? नहीं, ये सबसे बढ़िया तरीका नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होगा। फोर्थ, ऑल वेस्ट मटेरियल्स कैन बी रिसाइकिल। ऐसा भी नहीं है, हम सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो दिस इज़ फॉल्स अगेन। आप देखो यहाँ पे वन फॉल्स है, टू फॉल्स, टू में ट्रू है, थर्ड वाला फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है। फिफ्थ स्टेटमेंट,
वी मस्ट नेवर थ्रो वेस्ट इन रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज। हमें कभी भी वेस्ट को, कचरे को नदी में नहीं फेंकना चाहिए या किसी और वाटर बॉडीज में, जैसे कि कुआं हो, तालाब हो, झील हो, नहीं फेंकना चाहिए। दिस इज़ ट्रू। सो वी हैव सॉल्व द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। हम लोगों ने टिक मार्क करने वाला कर लिया और हम लोगों ने जो ट्रू फॉल्स करने वाला था वो भी कर लिया। ओके, तो अब मुझे लगता है अगला सेक्शन जो होगा वहाँ पर हमें आंसर्स लिखने पड़ेंगे सेंटेंसेस में। तो मैं हूँ ना, तो परेशान होने की बात नहीं है। सो यहाँ पे आ गए हम लोग जिसमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, बताओ बताओ, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जितने भी कचरे होते हैं ना, हम लोग उसे दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो हिस्से में बांट सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है? जो जिसे मिट्टी में डाल दो तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जिसे अगर हमने मिट्टी में डाल भी दिया तो वो सड़ते नहीं, वो डिकम्पोज नहीं होते, कई सौ साल लगते हैं तब जा कर के वो डिकम्पोज होता है। प्लास्टिक के बारे में इसीलिए तो लोग डरते हैं, कहते हैं कि प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल ना करो, पेपर के बैग्स इस्तेमाल करो, क्लॉथ के बैग इस्तेमाल करो, उसके पीछे भी यही रीज़न है। सो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज एंड मिक्स विथ सॉइल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और ज़मीन, मिट्टी के साथ में मिल जाते हैं। इट कैन बी डिकम्पोज्ड बाई, इन्हें डिकम्पोज कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा? बैक्टीरिया आएगा, अर्थवर्म भी आता है, वो भी डिकम्पोज करता है। सो लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, है ना, जो खाना हमारा घर का बचा हुआ खाना होता है, फल और सब्जियों के छिलके होते हैं, कपड़े हैं, कागज़ हैं, पत्तियां हैं, ये सब के सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जिसे मिट्टी में दबा दो तो ये सड़ करके मिक्स हो जाती हैं मिट्टी के साथ में, और वो भी काम आता है ना पौधों के, ह्यूमस बन जाता है। वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ में प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दे डू नॉट रॉट इजीली, वो सड़ते नहीं हैं, डिकम्पोज नहीं होते। इट रिमेन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, कई कई सौ साल तक वो पड़े रहते हैं। डू नॉट डिकम्पोज, सड़ते नहीं हैं। मुझे तो डर लगता है आने वाले समय में कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे धरती के कुछ हिस्सों में कचरे के बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएँ, और वो पहाड़ किस चीज़ों के होंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के। तो इसीलिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। कोशिश ये करनी है कि हमारे घरों में ज़्यादा कचरा हो ही ना। ओके, तो ये डिकम्पोज नहीं होता, इसकी वजह से ये सॉइल में मिक्स नहीं होता। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें? तो प्लास्टिक की मटेरियल, प्लास्टिक से बनी हुई कुर्सियाँ, टेबल, ये सब जब टूट फूट जाएंगे ना, खिलौने वगैरह। इसके अलावा सिल्वर फाइल्स होता है, एल्युमिनियम के जो कैन होते हैं जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, जिसमें जैम वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा आजकल सबसे बड़ा कचरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन्हें ज़मीन में दबा दो तो ये डिकम्पोज नहीं होते। एंड दीज आर थ्रीट फॉर इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, बड़ा खतरा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो मुझे एक काम करना होगा, ज़रा सा इसे ऊपर खिसकाना होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज़ ओपन डंपिंग डिफरेंट फ्रॉम लैंड फिल्स। दो तरीके होते हैं ना, दो तरीके होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, एक होता है डंपिंग और दूसरा होता है लैंड फिल। तो डंपिंग में क्या करते हैं? बस सीधे सीधे वो कहीं पर इकट्ठा करते जाते हैं, तो पहाड़ बन जाएगा डंपिंग में, ऐसे कचरे का पहाड़। और लैंडफिल में क्या होता है?
वो गड्ढे वाली जगह होती है, तो इसमें कचरा डाल डाल करके लोग फिलअप करते हैं। ये हो गया लैंडफिल। अरे वाह! तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में कौन से बन रहा है, एक ऊपर की तरफ है पहाड़ बन रहा है, दूसरा नीचे की तरफ ज़मीन में गड्ढा हो रहा है। तो इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? सो इन ओपन डंपिंग मेथड, जो ओपन डंपिंग मेथड होता है उसमें क्या होता है, वेस्ट इज टेकन टू फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटी एंड डम्प्ड इन द ओपन स्पेस। लोग शहरों में रह रहे होते हैं तो ओपन डंपिंग मेथड में गाड़ियों में इकट्ठा करके सारा कचरा को शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और वहाँ पर खाली ज़मीन पर इकट्ठा करते हैं, उसका पहाड़ बना देते हैं लाइक दिस डंपिंग में। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट। जबकि अगर हम लैंड फिल वाला मेथड यूज़ करें, गड्ढे को खाली जगह में लैंड फिल करने का, कचरे से हम उसको भर देंगे। सो वाइल यूजिंग लैंड फिल मेथड डीप डिचेज आर डग, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं और सारे वेस्ट को उसमें डंप कर दिया जाता है। व्हेन द डिचेज आर फुल दे आर कवर्ड विथ सॉइल, जब ये गड्ढा भर जाता है वेस्ट से तो उसके बाद मिट्टियों से उसे ढक देते हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स गार्डन और पार्क कैन बी बिल्ड ओवर देम। तो कुछ सालों के बाद में ये जो लैंडफिल वाला हिस्सा है इसमें हम लोग गार्डन बना सकते हैं, है ना, पार्क बना सकते हैं। ये फ़ायदा होता है लैंडफिल का, ऐसा भी करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व। नाउ वी मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंपोस्ट एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। कंपोस्ट क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं, तो ये सवाल हमारा अगले पेज में है। हियर इट इज़। कंपोस्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आप सब लोगों के घरों के आसपास में अगर कोई माली है, गार्डनर है, या किसी का शौक़ है गार्डनिंग करना, तो वो आपको कंपोस्टिंग के बारे में बता सकता है। इसका आंसर यहाँ पे लिखा है। सो कंपोस्ट इज़ यूज्ड एज मैन्योर, है ना, ये खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम किचन एंड गार्डन्स इज पुट इन ए पिट्स और बिन्स। तो जो हमारे घरों में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि सब्जियों फल का छिलका वगैरह हो गया, बची हुई रोटी वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें जो हो गई, इसे हम लोग, और के साथ साथ में जो बगीचे का जो पत्ता वगैरह होता है, इन सब चीज़ों को अगर हमने गड्ढे में डाल दिया ऐसे या बिन में डाल दिया, तो ये थोड़े दिनों के बाद में डिकम्पोज होकर के सड़ करके मैन्योर बन जाता है, एक ऐसा खाद बन जाता है जिसे हम अपने फूल पौधों में डाल सकते हैं। सो कंपोस्टिंग प्रोसेस इज परफॉर्म बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें साथ देने वाले क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया, अर्थवर्म, ये कंपोस्टिंग वाले प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। ऐसा होता है। कंपोस्ट होता क्या है, कंपोस्ट जो है वो न्यूट्रिएंट रिच फूड होता है। मैंने कहा ना कि ये खाद है, तो ये पौधों के लिए बड़ा काम का चीज़ होता है। अगर आपके पास में केमिकल फर्टिलाइज़र ना हो तो आप इन्हें मैन्योर के रूप में डाल सकते हो। हालांकि इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है केमिकल फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में, लेकिन ये पौधों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो रिसाइकिल तो बड़ी आसान सी चीज़ है ना, आसान चीज़ है जिसमें हम बेकार की चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो एक नए प्रोडक्ट का काम करने लगे, दैट इज़ रिसाइकलिंग। सो रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम यूज्ड और वेस्ट मटेरियल। इससे क्या फ़ायदा होता है, दिस सेव्स रॉ मटेरियल, तो हमें नया रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड ऑल्सो द एनर्जी, तो नए मटेरियल को बनाने में जो एनर्जी लगती है उसकी भी बचत हो जाएगी, एंड इट रिड्यूसेज पॉल्यूशन ऑल्सो, ये क्या करता है कि ये पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता है, पॉल्यूशन नहीं होने देता। तो इसके बड़े बड़े फ़ायदे क्या होंगे, इट्स मेजर बेनिफिट्स आर, इट रिड्यूसेज पॉल्यूशन, सबसे पहली बात ये प्रदूषण कम करता है, एनर्जी की सेविंग करता है,
it keeps our environment neat and clean. So these are the benefits of the recycling. Okay, now fifth question, what should we do to protect our environment? environment के प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए? करेक्टिव मेजर्स है ना, प्रिकॉशनरी मेजर्स. सो व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट? वी शुड डू, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, थ्रो वेस्ट इन प्रॉपर गार्बेज बिन. कचरे को हमेशा जो उसका गार्बेज बिन बना हुआ है वहाँ डालना चाहिए, सड़कों पर या खुले में नहीं डालना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, कीप पब्लिक प्लेसेज क्लीन. पब्लिक प्लेसेज जो पार्क वगैरह होते हैं, सड़कें होती हैं, उन्हें साफ रखना चाहिए. थर्ड पॉइंट, कीप वाटर बॉडीज क्लीन. तालाब को, नदी को, है ना, तालाब, अच्छा चलो मैं पॉन्ड लिख देता हूँ, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम्स, इन सबको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, इसमें कचरा नहीं बहाना चाहिए. फोर्थ पॉइंट, प्लांट ट्रीज, है ना, हमें खूब सारे पौधे लगाने चाहिए और हमें अपने वातावरण में, अपने सराउंडिंग में ग्रीनरी, हरियाली को मेंटेन करना चाहिए. नए पौधे लगाओ, पुराने पौधे को कटने नहीं दो. ओके. फिफ्थ पॉइंट, यूज ओनली पेपर, क्लॉथ और रिसाइक्लेबल बैग्स एंड बोटल्स. तो ये बहुत बड़ी बात है जिसे हम अपने रोज़ की रूटीन में शामिल करके पॉल्यूशन को रोकने में अपना कंट्रीब्यूशन निजी लेवल पर कर सकते हैं. पेपर के बैग, क्लॉथ के बैग, है ना, रिसाइक्लेबल बैग इस्तेमाल करो. वैसे वाले बैग जो कपड़े से बने हों, पेपर के बने हों. आपने देखा होगा ना कि आजकल हम लोग बड़े बड़े स्टोर में जाते हैं या कपड़े के स्टोर में जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ से जब हम लोग मर्केंटाइज परचेज़ करते हैं तो वो उसे पेपर बैग में रख करके देते हैं. और कभी कभी वो बोलते हैं कि आप चाहो तो यहाँ से कम प्राइस में, लो प्राइस में कपड़े के थैले खरीद सकते हो. मैंने देखा है कि जो इस रिलायंस के मॉल होते हैं और भी बाकी सारे मॉल में कुछ ऐसा ही प्रोविज़न कर रखा है और ये अच्छी बात है. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं. ओके. तो मैं जाने से पहले एक बार आपसे फिर से कहूँगा, क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि मेरा जो चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे आप सब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. आने वाले दिनों में आपको बाकी सारे चैप्टर के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. मैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और साइंस भी लेकर के आऊँगा. सो कीप ऑन वाचिंग न्यू एज कोचिंग. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट लिख दो. थैंक्स फॉर वाचिंग. हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग.